हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 20 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 2020 के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया है? तो यूनेप ने 2020 में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए 7 लोगों को 7 लोगों को नॉमिनेट किया है। इससे पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए कितने लोगों को नॉमिनेट किया था। तो 6 लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए और 7 लोगों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है इस बार यूनेप द्वारा। ये जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है ये 30 वर्ष से कम एज के लोगों को दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एशिया पैसिफिक से इस बार यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए विद्युत मोहन को चुना गया है। किसको? विद्युत मोहन को एशिया पैसिफिक से यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए चुना गया है यूनेप द्वारा। विद्युत मोहन इंडिया के हैं। इनको तकाचार, जो कि एक सोशल इंटरप्राइज है, तकाचार, ये जो वेस्ट बर्निंग होती हैं फार्मर्स की, उसको रोकने के लिए तकाचार करके एक सोशल इंटरप्राइजेस स्थापित की थी विद्युत मोहन ने, जिसके लिए इनको 2020 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया रहा है एशिया पैसिफिक रीजन से। यूनेप क्योंकि इस अवार्ड की घोषणा करता है तो यूनेप के विषय में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी, केन्या में। और यूनेप के हेड कौन है? इंगर एंडरसन इसकी हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा किस इवेंट को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है? तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने योगासन को, किसको? योगासन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। योगासन, देखिए अभी तक मोस्टली इसको व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है कि योगासन को, जितने भी हमारे नेशनल इवेंट्स होंगे स्पोर्ट इवेंट्स, अब उसमें योगासन को एज ए स्पोर्ट यूज़ किया जाएगा। तो हमारे किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए राजाचारी को एक कमांडर के तौर पर सिलेक्ट किया है? तो रिसेंटली कर्नल राजाचारी, इनको नासा द्वारा स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए कमांडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। ये हैं कर्नल राजाचारी, इनको नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए कमांडर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है। ये स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन जो है ये 11 मेंबर्स का मिशन है। इसके तहत 11 लोगों को स्पेस एक्स के रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा, जहाँ पे वो लोग रिसर्च करेंगे। ये जो स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है, जिसके लिए कर्नल राजाचारी को कमांडर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? जिम ब्रिडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक को किस कंट्री द्वारा टॉप किया गया है? तो 2020 में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। लगातार दूसरे वर्ष न्यूजीलैंड द्वारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया गया है। आप यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट है न्यूजीलैंड, सेकंड है स्विट्जरलैंड और थर्ड है हांगकांग। ये टॉप 3 कंट्री हैं जिन्होंने इस बार के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है। लास्ट रैंक है सीरिया की। टोटल 162, कितनी? 162 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 111 यानी 111। तो इस बार की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 111 111, जो कि लास्ट बार के यानी 94th से 17 प्लेसेस का डिक्रीज देखने को मिला है इस बार के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग में। तो इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा 111 इस बार, जो कि लास्ट टाइम थी 94। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसको रिलीज किसने किया है? तो यूएस बेस्ड एक कैटो इंस्टीट्यूट है और कनाडा बेस्ड एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। इनके द्वारा ज्वाइंटली 2020 के लिए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज किया है, जिसमें जो है न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 के ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ये मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अवार्ड्स थोड़ा छोटे पड़ जाते हैं, तो रतन टाटा उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जिनको 2020 के ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के लिए सम्मानित किया गया है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के सर्वा हैं, टाटा एंड सन्स के चेयरपर्सन है ये। इनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। आप देखिएगा, ये जो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड है, इसको इंडो इजराइल
चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया जाता है। इंडिया और इसराइल का संयुक्त बिजनेस चैम्बर है, जिसने रतन टाटा को 2020 के लिए ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा 3 मिलिट्री सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस को समर्पित किए गए हैं। आपको बताना है ये तीनों मिलिट्री सिस्टम यानी इम्सास, अस्त्रा MK1 और बॉस को किसने डेवलप किया है। तो इम्सास, अस्त्रा MK1 यानी मार्क 1 और बॉस को डेवलप किया गया है DRDO ने ये तीनों मिलिट्री सिस्टम डेवलप किए हैं। इनको राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस यानी जो तीनों हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनके कमांडर्स को दिया गया है। ये इम्सास क्या है, देखिए ये इंडियन नेवी के लिए है। इम्सास फुल फॉर्म है इसका इंडियन मराइन सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, यानी मरीन जो सिचुएशन है उसके विषय में ये बताता है। एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है इम्सास, जो इंडियन नेवी को दिया गया है। दूसरा क्या है, अस्त्रा MK1, ये एक तरह की मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, स्पीड है 4.5 मैक और इसकी रेंज क्या है 110 किलोमीटर। तो अस्त्रा मिसाइल सिस्टम दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। वहीं जो बॉस है यानी बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, ये दिया गया है इंडियन आर्मी को। तो आप तीनों याद रखिएगा, इम्सास, अस्त्रा MK1 और बॉस, ये तीनों हमारी आर्म फोर्सेस को दे दिए हैं राजनाथ सिंह ने, क्योंकि DRDO ने इनको डेवलप किया है। तो DRDO के विषय में जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चीफ कौन है, G सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इसका 35th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये कोऑपरेशन पर एक नेवल एक्सरसाइज होती है, इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। एक वर्ष में 2 बार होती है। इस बार इसका 35th एडिशन था। 2002 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर हर वर्ष अल्टरनेटिंग तरीके से इंडिया और इंडोनेशिया बंगाल की खाड़ी में इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बार 35th एडिशन है, यहाँ पे देखिएगा। इंडोनेशिया की बात करें तो ये है मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है इसकी, जकार्ता। करेंसी क्या है इसकी, रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा रिवाइज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 है, उसमें चाइना की रैंक कितना डिक्रीज हो गई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो 2020 है, लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, उसको रिवाइज किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें चाइना की जो रैंक है वो 7 प्लेसेस का डिक्रीज देखने को मिला है। हालांकि इंडिया की रैंक 63rd थी और जो 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक 63rd ही दिखाई गई है। इंडिया की रैंक में कोई चेंजेस नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी होनी थी दिसंबर 2020 में, देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा रिलीज करता है, तो हमेशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और नेक्स्ट ईयर का नाम लिखा होना था। तो इस बार जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी होनी थी तो 2021 एडिशन जारी होना था, जिसको वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया था। उसका कहना था पहले 2020 की रिपोर्ट का हम एनालिसिस करेंगे, उसके फैक्ट सही हैं या नहीं, तभी हम रिपोर्ट जारी करेंगे। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 के लिए मई जून तक जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की रैंक में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चाइना को नुकसान हुआ है 7 प्लेसेस का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना हुई थी जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली यूनेस्को द्वारा किस कंट्री के फूडीज हॉकर कल्चर को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया गया है या फिर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फूडीज हॉकर कल्चर ये सिंगापुर का एक फूड कल्चर है। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी फूडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ आकर एक प्लेस पर कुछ भी खाते पीते हैं, वही है हॉकर कल्चर ऑफ सिंगापुर। रिसेंटली फूडीज हॉकर कल्चर जो कि सिंगापुर का है, उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दे दिया है। वह देखिएगा, सिंगापुर की बात करें तो कुछ समय पहले ही कल्चर्ड मीट को अप्रूवल देने वाला सिंगापुर वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, कल्चर्ड मीट को अप्रूवल देने वाला, यानी ऐसा मीट जो लैब में बनता है, इसमें जानवरों की हत्या नहीं होती है। तो कल्चर्ड मीट के सेल को अप्रूवल देने वाला सिंगापुर पहला कंट्री बन गया था। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है, ऑड्रे अजूले इसका हेड है और स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसको ASCB द्वारा
9001 2015 का सर्टिफिकेट दिया गया है ISO का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका 9001 2015 सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए जाता है। इस बार दिया गया है द नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। आपको पता है द नेहरू जूलॉजिकल पार्क इंडिया के किस शहर में है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। रिसेंटली ASCB यानी कि एक्रीडिटेशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज़ जो कि UK में स्थित है, उसके द्वारा द नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट दिया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और द नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हमारे यहाँ पे जितने जूलॉजिकल पार्क या जू होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा। सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसके चेयरपर्सन हमेशा कौन होते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। चेयरपर्सन के अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी में 10 अन्य मेंबर भी होते हैं, 10 और मेंबर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने NCPA नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ मिलकर यंग एज स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की है? तो रिसेंटली सिटी बैंक ने, किसने? सिटी बैंक ने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ मिलकर जो यंग एज के यानी कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ये स्कॉलरशिप कैसी होगी? देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है, जैसे आपको ठुमरी पसंद है, ख्याल पसंद है, धूपर पसंद है, या फिर कोई आप वोकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी सिटी बैंक द्वारा। इसके लिए सिटी बैंक ने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस वर्ष यानी 2021-22 में सिर्फ ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो सिटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है। 1812 यानी 1812 में सिटी बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। सिटी बैंक के CEO कौन है? मैरी मैकनिफ, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने के लिए? तो रिसेंटली IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? IBM ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा जो तेलंगाना के सिटीजन्स हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे तेलंगाना के लोगों को। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। IBM की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1911 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। IBM के CEO, उनका नाम याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा। तेलंगाना की बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ वुमेन प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइब हर कैंपेन लॉन्च किया था। तेलंगाना की कैपिटल आपको पता है हैदराबाद। CM कौन है? K चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। तो आप देखिएगा तेलंगाना गवर्नमेंट और IBM के बीच में ये टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक द्वारा उज्बेकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितना लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया गया है? तो एक्सिम बैंक रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि उज्बेकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टोटल 448 कितना 448 मिलियन होगा, ये बिलियन नहीं होगा, सॉरी मिलियन होगा, ये बिलियन नहीं होगा। तो 448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा उज्बेकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। किसने अनाउंस किया है? एक्सिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है आने वाले कुछ समय में उज्बेकिस्तान को 448 मिलियन डॉलर का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। एक्सिम बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और एक्सिम बैंक के CEO कौन है? डेविड रस्किन। डेविड रस्किन इसके CEO हैं। क्योंकि उज्बेकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया रहा है तो उज्बेकिस्तान को देख लेते हैं। ये है उज्बेकिस्तान, कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो सकावत मिर्जियोयेन। सकावत मिर्जियोयेन इसके प्रेसिडेंट हैं। उज्बेकिस्तान की करेंसी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने किसके साथ मिलकर एक टास्क फोर्स गठित किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर? तो इंडिया और यूके ने मिलकर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर एक टास्क फोर्स सेटअप किया है। तो आप देखिएगा इंडिया और यूके म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर एक टास्क फोर्स सेटअप कर रहे हैं। रिसेंटली जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक रॉब,
उनके बीच में मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स सेटअप की जाएगी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया यूके मिलकर ये एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। देखिए मैं आपको दूँ, ये जो टास्क फोर्स है दोनों देशों के मेंबर इसमें शामिल होंगे और हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर किया है इस पर ये लोग डिसीजन लेंगे। यूके की बात करें तो रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि इस बात के रिपब्लिक डे में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया में चीफ गेस्ट होंगे। इससे पहले 1993 में यानी 27 ईयर्स पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे, अब फिर से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा प्रोजेक्ट तारा इंडिया के सबसे पहले कौन से स्टेट में लॉन्च किया जा रहा है? तो गूगल अपने प्रोजेक्ट तारा को आंध्र प्रदेश में लॉन्च कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट हो गया है यहाँ पर गूगल द्वारा प्रोजेक्ट तारा लॉन्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट तारा ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी स्पीड होगी 20 Gbps। तो आप देखिएगा प्रोजेक्ट तारा ये गूगल का इंटरनेट प्रोवाइडिंग एक प्रोजेक्ट है। इसके लिए गूगल ने इंडिया की 2 फर्म यानी रिलायंस जियो और इंडियन एयरटेल के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। टोटल $10 बिलियन का, कितना $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट तारा, जिसको गूगल द्वारा आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि इंडिया का पहला स्टेट है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये मैप में देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुछ समय पहले यहाँ पर YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च हुई थी। उसके पहले जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च हुई थी। सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। तो आप देखिएगा आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पर गूगल द्वारा प्रोजेक्ट तारा को लॉन्च किया जाएगा रिलायंस जियो और इंडियन एयरटेल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पंघाल इन्होंने 2020 के बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल में वॉकओवर के द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बताना है ये बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल जर्मनी में हो रहा था। देखिए जर्मनी के ही प्लेयर हैं, वो फाइनल में नहीं आ पाए सामने से, तो अमित पंघाल को वॉकओवर दे दिया गया और जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल मिला है 2020 के बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो आप जरूर याद रखिएगा अमित पंघाल इंडिया के बॉक्सर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये जो गोल्ड मेडल जीता है अमित पंघाल ने ये 52 kg कैटेगरी में जीता है। आप ये भी याद रखिएगा। इसी वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान 91 kg कैटेगरी में सतीश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। तो सतीश कुमार भी इंडिया के बॉक्सर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 91 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, वहीं अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो इंडिया का फर्स्ट होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है हैस लैब द्वारा। किसके द्वारा? हैस लैब। हैस लैब इंडिया की जो होम्योपैथी फील्ड है उसमें एक जानी मानी कंपनी है, एक तरह से कह दें GMP सर्टिफाइड कंपनी है। GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो GMP सर्टिफाइड कंपनी है हैस लैब। ये इंडिया का फर्स्ट होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है। यानी हेल्थ केयर में होम्योपैथी का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये ऐप इसके विषय में जानकारी देगा। ये हैस लैब, इसकी बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है? ब्रायन गोल्डनर। ये इंडिया का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंट्री पर ओलंपिक्स में अपना नाम, फ्लैग और एंथम के यूज़ पर पाबंदी लगा दी गई है? तो रिसेंटली रशिया पर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए ओलंपिक में अपने नाम, फ्लैग और एंथम के यूज़ पर पाबंदी लगा दी गई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने डिसीजन लिया है अगले 2 वर्ष तक रशिया का फ्लैग, नाम और एंथम ओलंपिक गेम्स में यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डोपिंग में रशिया के कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे थे। इसको देखते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है। देखिए इसकी वजह से रशिया टोक्यो ओलंपिक में और उसके बाद जो विंटर ओलंपिक होने हैं 2022 में, कहाँ पे? बीजिंग में, इसमें भी अपने नाम, एंथम और फ्लैग को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इसने रशिया पर 2 वर्ष का बैन लगाया है अपना नाम, फ्लैग और एंथम किसी भी ओलंपिक में यूज़ करने के लिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ये सुनवाई करता है किसी भी मामले की। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? जॉन कोर्ट्स इसके प्रेसिडेंट हैं। आपको याद होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था वाडा को इंडिया ने क्लीन स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए $1 मिलियन, कितना? $1 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड